टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ जीआईटी एलिमेंट्री सिस्टम। तो पहले इसके क्लिनिकल्स को देख लेते हैं, फिर हम इसके टैक्स की तरफ आएंगे। तो पहला जो क्लिनिकल है इसोफेगल एट्रीजिया विद ट्रायंगुलर इसोफेगल फिस्टुला। इस क्लिनिकल को हम बार बार रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कर चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। तो इसोफेगल एट्रीजिया विद ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला, इसका मेन कॉज यही होगा कि अगर ट्रैकियो इसोफेगल सेप्टम वो सही तरह डिवाइड नहीं कर सका फोरगेट के दो पार्ट को, यानी इसोफेगस को और ट्रैकिया को, या फिर कोई ऐसा मैकेनिकल फैक्टर जिसने डोर्सल वॉल ऑफ फोरगेट को, डोर्सल वॉल ऑफ फोरगेट है उसको आगे की तरफ खींच दिया, जिसकी वजह से एबनॉर्मल कम्युनिकेशन देखने को मिला ट्रैकिया के दरमियान और इसोफेगस के दरमियान। इसको बोलते हैं इसोफेगल एट्रीजिया विद ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला। इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म आपको बताया था कि जो प्रॉक्सिमल एंड है वो ब्लाइंड हो जाएगा, लेकिन जो उसका डिस्टल एंड है वो फिस्टुला बनाएगा। इसका जो बी पार्ट था इसमें ये बताया था कि जो दोनों पार्ट होते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट इसोफेगस की वो एट्रेटिक होते हैं, एट्रीजिया होता है, लेकिन यहाँ पे कोई फिस्टुला नहीं बनता। तीसरा है एच शेप, इसमें जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड दोनों बनाएंगे फिस्टुला, यहाँ पे एच शेप देखने को मिलता है, एच शेप। इसके बाद चौथा होगा इसमें प्रॉक्सिमल एंड फिस्टुला बनाएगा, डिस्टल एंड ब्लाइंड होगा। पांचवा होगा इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड दोनों फिस्टुला बनाएंगे, लेकिन दोनों सेपरेट होंगे। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या थी? इसकी कॉम्प्लिकेशन ये थी कि जो यहाँ पर जो इसोफेगस की एट्रीजिया होगा तो फिर फीटस या इन्फेंट एमनियोटिक फ्लूइड को स्वालो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एक्सेस फ्लूइड देखने को मिलेगा एमनियोटिक कैविटी में या फिर एमनियोटिक सैक में, उसको बोलते हैं एमनियोटिक या फिर सॉरी पॉलीहाइड्रोमनियास। इसके साथ ये भी हो सकता है कि जो इसोफेगस का ल्यूमेन नैरो हो जाए तो उसको बोलते हैं इसोफेगल स्टेनोसिस, स्पेसिफिकली लोअर वन थर्ड में होता है। जो इस स्टेनोसिस का मेन कॉज यहाँ पे बताया हुआ है कि स्टेनोसिस या तो इनकम्प्लीट रीगनलाइजेशन की वजह से हो सकती है या फिर कोई ब्लड वेसल्स इसोफेगस के पास ना आ सके, क्योंकि अगर ब्लड वेसल डेवलप नहीं होगी तो फिर न्यूट्रिशन नहीं होगी तो फिर रीगनलाइजेशन भी नहीं हो सकेगी। इसके बाद यहाँ पर बताता है कॉन्जेनिटल हाइडल हर्निया, मतलब इसोफेगस की लैंथरिंग नहीं हो रही। इसोफेगस की लैंथरिंग ये हो सकता है कि फोरकट छोटी थी या फिर इसकी डोर्सल मेसेंट्री नहीं बनी, जिसकी वजह से इसोफेगस की लैंथरिंग नहीं होगी। इसोफेगस की लैंथरिंग नहीं होगी तो वो स्टोमक को पुल कर लेगा थोरेसिक कैविटी में, लंग्स की कंप्रेशन होगा, इसको बोलेगा कॉन्जेनिटल हाइडल हर्निया। लंग्स की कंप्रेशन होगी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। इसके क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं? एक्सेसिव ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलता है। इसके अलावा रिगर्गिटेशन देखने को मिलती है, कंटेंट की जो फूड की रिगर्गिटेशन काफी देखने को मिलती है। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस इस तरह से करेंगे कि कैथेटर पास करेंगे इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टोमक के अंदर। अगर वो कैथेटर इसोफेगस से स्टोमक के अंदर ना पहुंचे तो इसका मतलब इसोफेगल एट्रीजिया है, या फिर कोई ट्यूब डालते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, इससे भी एग्जामिन कर सकते हैं। तो हमने इसोफेगल एट्रीजिया और इसोफेगल स्टेनोसिस को पढ़ लिया। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। जो स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं, फंडस, बल्कि 3 पार्ट कह लेते हैं, बॉडी, एक कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट के मजीद 2 पार्ट होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक किनार। पाइलोरिक किनार के डिस्टल पार्ट के ऊपर स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं पाइलोरस। यहाँ पे अगर कॉन्जेनिटली हाइपरट्रॉफी हो जाए लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर स्मूथ मसल की पाइलोरस के अंदर, तो फिर इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी फूड के पैसेज वे में, जिसकी वजह से स्टोमक काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंशन होगी। जो फीटस होगा या इन्फेंट होगा वो वॉमिट करेगा फोर्स के साथ, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, स्टोमक की डिस्टेंशन देखने को मिलेगी, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज वे ऑफ फूड देखने को मिलेगा। हम इसका सर्जिकल रिलीफ कैसे करेंगे? सर्जिकल रिलीफ करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देते हैं पाइलोरिक किनार के एंटीरियर पार्ट में, जिसमें हम पाइलोरस के हाइपरट्रॉफिक मसल को निकाल लेंगे। ये जो डिजीज होता है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये मोनोजाइगोटिक ट्विन में रिलेटिवली ज़्यादा होता है। इसका कॉज क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन इसमें ज़्यादा कॉमन होता है। तो हमने पढ़ लिया हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि अगर एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है मदर का, अगर वो मदर एंटीबायोटिक ले एरिथ्रोमाइसिन, तब इस पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस से पाइलोरिक ल्यूमेन की नर्विंग होगी, जिसकी वजह से फूड को पैसेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। दूसरी मालफॉर्मेशन होती है स्टोमक की, वो कौन सी है? डुप्लीकेशन और प्री पाइलोरिक सेप्टम। प्री पाइलोरिक सेप्टम और डुप्लीकेशन ये रेयर होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो अब स्टोमक की एब्नॉर्मेलिटीज 3 है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, दूसरा होगा डुप्लीकेशन और तीसरा होगा प्री पाइलोरिक सेप्टम। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है वो है डूडिनम। तो जो डूडिनम के भी 2 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल के स्टेनोसिस का मतलब इनकम्प्लीट रिकनलाइजेशन, और जो एट्रीजिया का मतलब होता है कि फेलियर ऑफ कंप्लीट रिकनलाइजेशन। यहाँ पर ल्यूमिन 100% ओब्लिटरेट होगा, इसमें ल्यूमिन कुछ ना कुछ तो ओब्लिटरेट होगा, लेकिन 100% नहीं होगा, नैरो होगा बस। इसके बाद हम देखेंगे लीवर के कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स, पैंक्रियास के, स्प्लीन के। तो आज इंशाल्लाह फोरकट के क्लिनिकल्स को देखेंगे। तो पहला जो क्लिनिकल है डूडिनल स्टेनोसिस। डूडिनल स्टेनोसिस का मतलब पार्शियल ओक्लूजन ऑफ डूडिनल ल्यूमेन, इसको बोलते हैं डूडिनल स्टेनोसिस। का मेन कॉज क्या होगा? इनकम्प्लीट रिकनलाइजेशन ऑफ डूडिनम।
डुओडेनम के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सुपीरियर पार्ट, देन कम डिसेंडिंग पार्ट, देन कम हॉरिजॉन्टल पार्ट, देन कम असेंडिंग पार्ट। तो उसके 2 पार्ट को अफेक्ट करता है स्टेनोसिस, तीसरे पार्ट को, चौथे पार्ट को। तीसरे पार्ट का नाम था हॉरिजॉन्टल पार्ट, चौथे पार्ट का नाम है असेंडिंग पार्ट। तो यहाँ पर स्टेनोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टेनोसिस होने की वजह से क्या होगा, जो स्टोमक के कंटेंट है, जिसमें स्टोमक के कंटेंट और इसके साथ जो बाइल होता है, क्योंकि डुओडेनम के अंदर बाइल भी होता है, वो इसकी वॉमिटिंग होगी, लेकिन वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल नहीं होगी, फोर्स के साथ नहीं होगी। अगला है डुओडेनल एट्रिजिया। डुओडेनल एट्रिजिया का मतलब होता है कंप्लीट ओक्लूजन ऑफ डुओडेनल ल्यूमेन। ये ज़्यादा कॉमन नहीं होता और इसका मेन कॉज होगा इन फेलियर ऑफ कंप्लीट रिकेनालाइजेशन, फेलियर ऑफ कंप्लीट रिकेनालाइजेशन। और एक कॉमन जगह इसकी साइट क्या है ब्लॉकेज की, वो होती है जहाँ पे बाइल डक्ट का और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर क्या बनाती है, हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। और हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला ने किस पार्ट जाके खत्म होना होता है, सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम एट द लेवल ऑफ समिट ऑफ मेजर डुओडेनल पेपिला। तो हमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर ब्लॉकेज है, हमें इसी जंक्शन के लेवल पे देखने को मिलती है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ कभी कभार ऐसा होता है कि जो ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन इसके थर्ड पार्ट को भी अफेक्ट कर सकती है। जिस तरह यहाँ पे तीसरा और चौथा पार्ट था, यहाँ पर हमें हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला वाली जगह पर, यहाँ पर या फिर थर्ड पार्ट में हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है। इसके इफेक्ट क्या होगा, डुओडेनल एट्रिजिया। जब एट्रिजिया स्टेनोसिस होगा तो वॉमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो वॉमिटिंग कुछ हफ्तों, कुछ घंटों बाद ही स्टार्ट हो जाएगी बर्थ के बाद, लेकिन वॉमिटिंग में बाइल होगा। उसकी वॉमिटिंग में स्टोमक और बाइल था, जबकि हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर जो वॉमिट होती थी उसमें गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा था, क्योंकि स्टोमक से आगे पास नहीं कर रही थी फूड। तो इसमें बाइल होगा, ज़्यादातर बाइल ही होगा। ठीक हो गया। इसके साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, जो एपिगैस्ट्रिक एरिया है वहाँ पे डिस्टेंशन। डिस्टेंशन क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि एपिगैस्ट्रिक एरिया में स्टोमक और सुपीरियर पार्ट ऑफ डुओडेनम, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, इनकी पैथोलॉजिकल या फिर एबनॉर्मल डायलेशन होती है। क्यों डायलेशन होगी, क्योंकि एट्रिजिया हो गया, फूड आगे मजीद पास नहीं करी। तो फिर इस डुओडेनल एट्रिजिया में हमें क्या देखने को मिलेगा, बिलियस एमेसिस। बिलियस एमेसिस, बिलियस का मतलब बाइल, एमेसिस का मतलब वॉमिटिंग, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ब्लॉकेज हो रही है डिस्टल टू द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट। यहाँ पे एट्रिजिया कोई आइसोलेटेड बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन किसी और के साथ भी प्रेजेंट करता है। किसके साथ, एनुलर पेनक्रियास के साथ 1, कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट 2, एनोरेक्टल डिफेक्ट 3 और माइल्ड रोटेशन ऑफ गट 4। तो ये कह रहे हैं कि आइसोलेटेड भी हो सकता है, दूसरे डिजीजेस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, दूसरी एनोमलीज के साथ। वो कौन कौन सी हैं, पहला है बैड रोटेशन ऑफ गट। उल्टा चलते हैं, बैड रोटेशन ऑफ गट को बोलते हैं हम वाल्वुलस, या ट्विस्टिंग होती है उसको वाल्वुलस बोलते हैं। एनोरेक्टल डिजीज या एनोरेक्टल डिफेक्ट, कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट होगा, और होगा एनुलर पेनक्रियास। एनुलर पेनक्रियास, एनोरेक्टल डिफेक्ट, कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट और बैड रोटेशन ऑफ गट। कहते हैं कि अगर नॉन बिलियस एमेसिस हो तब भी डुओडेनल एट्रिजिया का डायग्नोसिस ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभार ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉक्सिमल भी हो सकती है एम्पुला से। यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन थर्ड पार्ट में देखने को मिलती है ना, अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी प्रॉक्सिमल टू एम्पुला तब हमें बाइलिंग देखने को मिलेगा। आगे और क्या होगा, यहाँ पे पॉलीहाइड्रोमियास भी देखने को मिलेगा, क्योंकि डुओडेनल एट्रिजिया हो गया तो फिर इंटेस्टिनल एब्सॉर्प्शन ही हो पाएगी एमनियोटिक फ्लूइड की, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉलीहाइड्रोमियास देखने को मिलेगा। जो उसका डायग्नोसिस होता है डुओडेनल एट्रिजिया का, उसको डायग्नोसिस करने के लिए डबल बबल साइन देखने को मिलता है। डबल बबल साइन क्यों, क्योंकि एपिगैस्ट्रियम वाले एरिया में स्टोमक और सुपीरियर पार्ट ऑफ डुओडेनम, इनकी डायलेशन देखने को मिलती है। तो फिर इस साइन को बोलते हैं डबल बबल साइन। 1 2 स्टोमक और डुओडेनम, तो उसको बोलते हैं डबल बबल साइन। ये किसको डायग्नोस कर रहा है, डुओडेनल एट्रिजिया को। इसके बाद है एनोमलीज ऑफ लीवर है। पहले जो एनोमलीज ऑफ लीवर, इसमें जो काम की बात है वो यही है कि जो एसेसरी डक्ट होती है वो नैरो चैनल्स होती है, जो राइट लोब ऑफ लीवर से जा रही होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर। कभी कभार ऐसा होता है कि जो सिस्टरी डक्ट है वो खत्म हो जाती है एसेसरी हेपेटिक डक्ट में, ना कि कॉमन हेपेटिक डक्ट में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तो एसेसरी हेपेटिक डक्ट कहाँ से रन करेगी, राइट लोब ऑफ लीवर से जाएगी इसके पास, गॉल ब्लैडर की बॉडी के पास जाएगी, बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर के पास जाएगी। जब बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर के पास जाएगी तो फिर गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, उसको भी रिसीव कर लेगी। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं बिलियरी एट्रिजिया। तो बिलियरी एट्रिजिया, ये बिलियरी अपरेटस 2 टाइप का होता है। एक वो जो लीवर के अंदर होगा उसको बोलेंगे इंट्राहेपेटिक बिलियरी अपरेटस, एक वो जो लीवर से बाहर पड़ा होगा उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी एट्रिजिया। तो फिर ये इसके कॉजेज़ क्या हो गए, कॉजेज़ ये हो सकता है कि रीकेनालाइजेशन ही हो पाई, या फिर ये भी हो सकता है कि जो ये भी हो सकता है कि जो रीमॉडलिंग प्रोसेस होता है हेपेटिक हाइला में, उसको हमने देखना रीमॉडलिंग प्रोसेस हेपेटिक हाइला में वो नहीं हो सका, या फिर इन्फेक्शन थे या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था फीटल डेवलपमेंट में। तो 4 रीज़न बता सकता है वो एट्रिजिया की। पहला ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स या ऑटो इम्यून इन्फेक्शन या डिजीज, फिर इसके बाद बताता है वो इन्फेक्शन है, फिर इसके बाद रीमॉडलिंग एंड द हाइलम ऑफ लीवर है, इसके बाद बताता है वो फेलियर
हाँ, फेलियर ऑफ कंप्लीट रिकैनालाइज़ेशन। अब इसके इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलेगा? इफ़ेक्ट यही होगा कि एट्रेज़िया हो गया तो फिर जॉन्डिस हो जाएगा क्योंकि बाइल रिलीज़ नहीं हो पा रहा, बाइल पिगमेंट जिसमें बिलिरुबिन भी होगा। फिर स्टूल्स क्या होंगे? एकोलिक हो गए। स्टूल्स क्या हो गए? एकोलिक। एकोलिक का मतलब क्ले कलर हो गए, यूरिन डार्क कलर होगा, जो बिलियरी एट्रेज़िया है। ठीक हो गया। रिलेटिवली कहते हैं कुछ लोगों में ज़्यादा पेशेंट 70% लोगों में ज़्यादा होता है, ट्रीटमेंट में ठीक हो गया। इसको छोड़े इस बात को। तो फिर इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? जॉन्डिस होगा, स्टूल्स एकोलिक होंगे और जो यूरिन होगा वो डार्क कलर होगा। तो ये है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेज़िया। इसके साथ इम्पोर्टेंट क्लिनिकल होता है डबल गॉल ब्लैडर। तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो ये नज़र आ रहा है गॉल ब्लैडर की डुप्लीकेशन, लेकिन ये भी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर साइन सिम्पटम कॉज नहीं करती, तो फिर इसको भी इग्नोर कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेज़िया भी हो गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं पैनक्रियास क्लिनिकल्स, फिर हम देखेंगे स्प्लीन के क्लिनिकल्स। तो जो पैनक्रियास क्लिनिकल्स है, पैनक्रियास क्लिनिकल दो हमने देखने हैं कि एक्टोपिक पैनक्रियास, दूसरा एनुलर पैनक्रियास। तो एक्टोपिक पैनक्रियास का मतलब ऐसा पैनक्रियास जो अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल साइड से हटके कहीं और चला गया, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक पैनक्रियाटिक टिश्यू। तो एक्टोपिक पैनक्रियाटिक टिश्यू कहाँ पे हो सकता है? तो ये आपने रट्टा मारना है, स्टोमक में हो सकता है, मैकल डायवर्टिकुलम में हो सकता है, पाइलोरिक एंट्रम में हो सकता है, जूजिनम में हो सकता है, प्रॉक्सिमल डुodenum में। तो स्टोमक में, स्टोमक के बाद आता है डुodenum, डुodenum के बाद आता है जूजिनम, जूजिनम के बाद आता है आइलियम, लेकिन आइलियम में नहीं होता बल्कि आइलियम के डायवर्टिकुलम में होगा और स्टोमक के पार्ट के पाइलोरिक एंट्रम में होगा। दोबारा स्टोमक के म्यूकोसा में, स्टोमक के पाइलोरिक एंट्रम में, स्टोमक के बाद आता है डुodenum, डुodenum के बाद आता है जूजिनम, जूजिनम के बाद आता है आइलियम, लेकिन आइलियम में नहीं बल्कि इसके डायवर्टिकुलम में, जिसको बोलते हैं मैकल डायवर्टिकुलम या फिर आइलियल डायवर्टिकुलम। जो एक्टोपिक पैनक्रियास है वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है, कैंसर भी कॉज कर सकता है। ये इसकी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होगी। इसके बाद है एनुलर पैनक्रियास। एनुलर का मतलब होता है रिंग शेप पैनक्रियास। अब इसमें होगा क्या? इसमें आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो जो पैनक्रियास की डेवलपमेंट होती है दो बट से, एक होता है वेंट्रल पैनक्रियाटिक बट और दूसरा होता है डोर्सल पैनक्रियाटिक बट। दोनों बट ने आपस में फ्यूज करना होता है और फ्यूज करने के बाद उन्होंने मेन पैनक्रियास बनाना होता है, जो असल में वेंट्रल पैनक्रियाटिक बट है। इसके अंदर भी मजीद दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से नॉर्मली दोनों कंपोनेंट ने फ्यूज़ करके फिर रोटेट करना होता है, यानी आगे से पीछे की तरफ आना होता है, पीछे बाइल डक्ट के साथ आ जाते हैं, फिर डोर्सल पैनक्रियाटिक बट से फ्यूज़ करते हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि जो वेंट्रल पैनक्रियाटिक बट का जो राइट पोर्शन था, वो तो सही जगह पे चला जाएगा, लेकिन इसका लेफ्ट वाला पोर्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये डुodenum को सराउंड कर लेंगे। तो डुodenum को सराउंड करने वाला पैनक्रियाटिक टिश्यू उसको बोलते हैं एनुलर पैनक्रियास। ये क्यों हुआ? क्योंकि राइट पोर्शन ऑफ द पैनक्रियास सही जगह पे माइग्रेट कर गया, पीछे की तरफ आ गया, लेकिन लेफ्ट वाला आगे की तरफ चला गया। तो इसका आपको नज़र आना होगा एनुलर पैनक्रियास। तो एनुलर पैनक्रियास का राइट पोर्शन तो सही माइग्रेट कर गया, लेकिन लेफ्ट वाले ने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके डुodenum को सराउंड करके एक रिंग बना ली, इसको बोलते हैं एनुलर पैनक्रियास। तो एनुलर पैनक्रियास एक रिंग बनाएगा स्पेसिफिकली। सेकंड पार्ट ऑफ डुodenum, ये डुodenum की कंस्ट्रक्शन कराएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं डुodenal स्टेनोसिस। ठीक हो गया। अब ये भी हो सकता है कि जो डुodenum की ब्लॉकेज हो सकती है, अगर इन्फ्लेमेशन होगी, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस, वो भी एनुलर पैनक्रियास में हो सकता है। तो फिर अगर ये डिफेक्ट होता है एनुलर पैनक्रियास, ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, इंटेस्टिनल रोटेशन के साथ, माल रोटेशन के साथ, कार्डियक डिफेक्ट के साथ, फीमेल्स में रिलेटिवली ज़्यादा होता है। एनुलर पैनक्रियास का ये भी रीज़न हो सकता है कि जो वेंट्रल पैनक्रियाटिक बट वो बाइफेट हो गया। बाइफेट का मतलब इसने सराउंड कर लिया किसको? डुodenum को। तो बाइफेट हो गया वेंट्रल पैनक्रियाटिक बट। दूसरा जो राइट वाला सही माइग्रेट कर गया, लेकिन लेफ्ट वाला माइग्रेट नहीं किया, तो ये भी कॉज हो सकता है। किसके साथ एसोसिएटेड होगा? डाउन सिंड्रोम के साथ, इंटेस्टिनल मैलरोटेशन के साथ और कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट के साथ। जबकि डुodenal एट्रेज़िया वो किसके साथ एसोसिएटेड था? हमने देखा था इंटेस्टिनल मैलरोटेशन था, मेनोरेक्टल डिफेक्ट, कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट और एनुलर पैनक्रियास। ये दोनों आपस में एक के साथ एसोसिएटेड है। इसके बाद लास्ट क्लिनिकल है फोरगट का, वो है एक्सेसरी स्प्लीन। एक्सेसरी स्प्लीन का मतलब एक्स्ट्रा स्प्लीन आ गई है। तो एक्स्ट्रा स्प्लीन कहाँ भी हो सकती है? एक्स्ट्रा स्प्लीन ये हो सकती है किसी भी पेरिटोनियल फोल्ड में हो सकती है, या फिर मेन पार्ट ऑफ द बॉडी में, स्पेसिफिकली हाइलम ऑफ स्प्लीन में, टेल ऑफ पैनक्रियास में, या फिर गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट में। तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, हाइलम ऑफ स्प्लीन, पेरिटोनियल फोल्ड, यहाँ पर एक्सेसरी स्प्लीन देखने को मिलती है। एक कंडीशन है पॉलीस्प्लीनिया। पॉलीस्प्लीनिया में मल्टीपल एक्सेसरी स्प्लीन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक मेन बॉडी होती है स्प्लीन की। लेकिन एक्सेसरी स्प्लीन में हमें मेन बॉडी होती है स्प्लीन की, लेकिन पॉलीस्प्लीनिया में मेन बॉडी नहीं होगी। ठीक हो गया। इसकी वजह से जो एक्सेसरी स्प्लीन है, इसकी वजह से इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सेसरी स्प्लीन है कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं करती होती, जिसकी वजह से इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है एक्सेसरी स्प्लीन। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिड गट के क्लिनिकल्स को देखेंगे। मिड गट के क्लिनिकल्स कौन-कौन से हैं? ओम्फेरोसील है, अम्बिलिकल हर्निया, गैस्ट्रोसाइटिस, एनोमलीज ऑफ मिड गट, रिवर्स रोटेशन, एक्स्ट्राफैटिक। तो बहुत सारे ये क्लिनिकल्स।
इसके बाद फाइंड करके देखेंगे। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।